हाँ बोल दो, अगर बोल दो नाचना है तो नाच ले। हाँ बोलो, नाचना चाहिए मुझे क्लास के अंदर। क्या तुम भी लोग क्या, कल की क्लास जो थी, पिछली क्लास जो सैटरडे क्लास थी, जो मैंने आपको सिखाया था फ्रीऑन के बारे में, क्या कि सभी बच्चों को समझ में नहीं आया था? कितने बच्चों को फ्रीऑन के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आया? मुझे पता है आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है। रिएक्शन, ये बोलो सर मुझे रिएक्शन नहीं समझ में आ रही, क्योंकि मुझे नाम नहीं याद करना है, मुझे नाम याद ही नहीं होते, मुझे नाम नहीं याद होते, मुझे फार्मूला दिख जाता है तो उसका नाम पता ही नहीं होता मुझे। सबसे बड़ी दिक्कत तो सबसे बड़ी बात यही है मुझे। फिर दूसरी बात, मुझे रिएक्शन नहीं आ रही है, क्योंकि रिएक्शन मुझे नाम ही नहीं पता किसी का क्या होगा, जो बनाना है उसका मुझे फार्मूला ही नहीं पता है सर। ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है हमारी। पहली बात, जो आप बना रहे हो उसका फार्मूला नहीं पता है, जो आप ले रहे हो उसका फार्मूला नहीं पता है, फिर ले रहे हो तो बैलेंस कर नहीं करना आ रहा है। मतलब 11th मैंने एकदम पढ़ा ही नहीं, ऐसा एकदम साबित करते हो कि सर 11th में आपने कुछ पढ़ाया ही नहीं है, आपने अब रिएक्शन बैलेंस करना ही नहीं सिखाया मुझे, आपने मुझे फार्मूला ही नहीं कैसे याद करने सिखाया। तो भाई ये छोटी छोटी चीजें ऐसे रहेंगी तो फिर कैसे काम चलेगा? वैसे आप लोगों का डिमांड रहता था कि सर शाम को केमिस्ट्री नहीं समझ में आता है, कल से मैंने क्लास 11 बजे करवा दिया है, कल से आपकी क्लास दोपहर में 11 से 12 रहेगी। ठीक है, सभी प्यारे दोस्तों को आप बता दीजिए, और थोड़ा सा आज क्लास में थोड़ा अटेंड रहिए। क्लास तभी समझ में आएगी प्यारे बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चाहे वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, उसकी रिएक्शंस तभी समझ में आएंगे जब आपको किसी फार्मूले का नाम या किसी नाम का फार्मूला याद होगा, उसको आप याद करना पड़ेगा, फिर रिएक्शन बैलेंस करना सीखना पड़ेगा। इतनी सारी रिएक्शन मैंने आपको बता दी हैं, हर एक रिएक्शन में पर्टिकुलर मैंने बताया है ये ऐसे बन रहा है, यहां बैलेंस के लिए इतना लगेगा तभी बैलेंस होगी। वो फिक्स डिजिट होती है, आप 3 लगा के देख लो, 2 लगा के देख लो, 4 लगा के देख लो, नहीं होगी। जो उसका पर्टिकुलर नंबर होगा वही उसको बैलेंस करके दिखाएगा। ठीक है, तो ये तरीका होता है किसी चीज का, किसी रिएक्शन को करने का सब तरीके होते हैं, एक प्रोसेस होता है किसी का ना। आप कोई भी हर समय किसी पर ट्रिक नहीं लगा सकते, रिएक्शन पे तो कोई ट्रिक लगा ही नहीं सकते हो। जहां पर रिएक्शन ट्रिक लगती है वहां मैं आपको ट्रिक लगाता भी हूं। कई सारे बच्चों का कमेंट रहता है सर आप कभी खोल के बना देते हैं, कभी संरचना बना के लिख देते हैं रिएक्शन, कभी सिंपल लिख देते हैं। तो हर एक रिएक्शन का होने वाला प्रोसेस तय करता है कि वो रिएक्शन कैसे लिखी जाएगी। कुछ रिएक्शन याद भी करनी पड़ेंगी, कुछ रिएक्शन मेथड्स भी होती हैं, कुछ रिएक्शन का रिवीजन भी करना पड़ता है। तो रिएक्शंस तभी आएंगे जब आप रिवीजन करेंगे, जितना ज्यादा रिएक्शन का प्रैक्टिस होगा उतनी ज्यादा रिएक्शन आपके दिमाग में बैठेंगे। हाँ सर, अरविंद जी कह रहे हैं मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। हाँ, समझ ही नहीं आ रहा। अब उनको इसलिए नहीं समझ में आ रहा, वो समझना ही नहीं चाहते हैं, उनको यही नहीं पता है कि फार्मूला क्या होगा। जब आपको फार्मूले नहीं याद होंगे, जब आपको कुछ बैलेंस करना आएगा ही नहीं, तो मैं आपको घोर के तो नहीं पिला दूंगा। जब आपका अटेंडेंस क्लास के अंदर रहेगा ही नहीं, लेट से लेट क्लास के अंदर आओगे, एक बार की चीज मैं 4 बार बताता हूं तब भी आपके दिमाग में नहीं आ रहा है, तो बताओ क्या किया जाए? आप बताओ। मेरे समझ से तो मैं इससे रिएक्शन का तरीका समझाने का इससे बेस्ट नहीं है। अब आप बताओ कैसे लिखूं? लिखी लिखाई ले आया करूं? आप ये बोलो कि लिखी लिखाई रिएक्शन ले आया करूं, कल समझा दिया करूं ऐसी ये रिएक्शन होगी। जैसा आप बोलो, जैसा आपने सीखा हो, लिखा लिखाया सीखा हो तो लिखा लिखाया बता दे। हाँ बोलो। अब आपका आपका डिमांड था कि सर शाम को रात में 8 बजे नहीं समझ में आता, इसलिए मैंने सुबह रखवा दी है। आइएगा, रिकॉर्डेड क्लास देखिएगा, जो आपकी समझ में आए, जैसे आपकी समझ में आए। विवेक जी, आपको चैप्टर खत्म होने की क्या जल्दी है? क्या है बताओ तो। कहाँ जाना है? कहीं जाना है? कंपेरिजन करना है? नहीं करना है ना? फिर फिर कहाँ की जल्दी तुमको चैप्टर खत्म होने की? कोई टॉपिक छोड़ रहे हैं? जब टॉपिक नहीं छोड़ रहे हैं, हर टॉपिक को पढ़ा रहे हैं, तो भी टाइम तो लगेगा ना। ऐसा तो है नहीं कोई चीज छोड़ता हुआ चला जा रहा हूँ, या कोई चीज ज्यादा बता रहा हूँ। सब चीजें टॉपिक ही बता रहा हूँ, बुक से बता रहा हूँ, एनसीईआरटी और आपकी भारतीय भवन से बता रहा हूँ, तभी आप कह रहे हो सर छोड़, बहुत टाइम लग रहा है। भाई हर चीज पढ़ा रहा हूँ ना, कुछ चीज ऐसा तो नहीं एक्स्ट्रा में पढ़ा रहा हूँ। मेरा तो मन करता है एक्स्ट्रा में पढ़ाने का, आप पढ़ाने ही नहीं देते हो। हाँ, आप देखो कमेंट आए, सर हम तो रोज आते हैं लेक्चर में। अबे रोज आते हो लेक्चर में, तुम रोज आते हो, तो फिर क्यों नहीं समझ में आ रही तुमको? कोई रीजन तो बताओ। ये केवल कमेंट थोड़ा ना करना होता है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है, कोई एक पर्टिकुलर रीजन बताओ ना, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा ऑर्गेनिक में। बोलो ऑर्गेनिक में मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा, तुमको भौतिक गुण समझ में नहीं आ रहे, तुमको उपयोग समझ में नहीं आ रहे, तुमको फार्मूला समझ में नहीं आ रहा, वो खोज नहीं समझ में आ रही, क्या नहीं समझ में आ रहा बताओ तो। सिंपल सा एक ही बात है, सिंपल एक ही बात है, आपको फार्मूला याद नहीं करना है, रिएक्शन बैलेंस नहीं करना है। ठीक है, नाम बोलोगे, फार्मूला नहीं याद करना, ये इसमें ये मिलाओगे तो ये बनेगा, तुमको नहीं याद करना है। अब ये तो पहले याद कर लो कि इसमें ये मिलाएंगे ये बनेगा, उतना आप याद कर लो, बाकी रिएक्शन तो वीडियो लेक्चर में देख लो। ये तो याद करो, ये रिएक्शन में ये मिलाएंगे तो इसमें ये मिलाएंगे तो ये बनेगा, उतना तो आपको याद करना ही पड़ेगा।
जब हेलोबेंजीन में NaOH मिलाएंगे, RX की क्रिया NaOH से कराएंगे तो क्या बनेगा, अल्कोहलिक NaOH से कराएंगे तो क्या बनेगा, और जलीय NaOH से कराएंगे तो क्या बनेगा, Ag2O से, नम Ag2O से कराएंगे तो क्या बनेगा, शुष्क Ag2O से कराएंगे तो क्या बनेगा। चीजें आपको थोड़ी थोड़ी याद करनी पड़ेंगी कि ये इससे क्रिया इसकी कराएंगे तो ये बनेगा, इसकी क्रिया इससे कराएंगे तो ये बनेगा। अब कुछ चीजें आप याद कर लो, अब जब ये याद हो जाए उसके बाद रिएक्शन को देखो कि हाँ सर रिएक्शन ऐसे कर रहे हो आप। मैं साफ साफ लिख के लाता हूँ ना कि इसकी क्रिया इससे कराने पर ये बनता है, मतलब इसकी क्रिया इससे कराने पर वो बनेगा, मतलब आपको ये याद करना पड़ेगा। हर एक चीज आपके दिमाग में, इतना बड़ा आपका माइंड लेवल नहीं है, पहली बार इसे पढ़ रहे हो, ये आपके दिमाग में उतरना चाहिए। सर मुझे प्रोसेस है ऑर्गेनिक समझने का, रिएक्शन समझने का सबसे अच्छा प्रोसेस आपको फार्मूले याद होने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी रिएक्शन इससे कराएंगे तो क्या बनेगा, याद होना चाहिए इसकी रिएक्शन इससे कराने पर यही बनता है। बाकी सब तो नॉर्मल है, बन जाते हैं उसके साथ साथ, वो तो बैलेंस करते जाओगे साथ साथ बन जाएंगे। वो H है OH है तो H2O निकल जाएगा, Na है Cl है तो NaCl निकल जाएगा। तो प्रैक्टिस से ही है। बाकी तुमको इतना तो याद करना है कि इसकी क्रिया इससे कराने पर ये बनता है। तो पहली बात तीनों को फार्मूला पता होना चाहिए, जब फार्मूले पता होंगे जब आप कर पाओगे। ठीक है, तो जो अभी बातें रह गई हैं अभी तक चैप्टर में, आज से प्रोसेस चालू करो। इसकी क्रिया इससे कराने पर ये बनता है, पहला प्रोसेस है। दूसरा, फार्मूले आपको पता हो कि इसका ये फार्मूला होगा, इसका ये फार्मूला होगा, जो बनेगा उसका ये फार्मूला होगा। फिर तीसरी बात आओ कि लेक्चर में तब देखो कि हाँ अब ऐसे सर रिएक्शन करवा रहे हैं, इसकी क्रिया इससे कराएंगे तो फार्मूले लिए दोनों, फिर ये बनाया, हाँ सर बना लिया, कैसे बना रहा हूं ये देखो। ठीक है, आज क्या पढ़ने वाले हैं, आज के लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं, सामने आपके लिखा हुआ है थंबनेल पर। डीडीटी के बारे में जानने वाले हैं, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन के बारे में जानने वाले हैं। फिर लास्ट टॉपिक है हेलो एरिन के विरचन की विधियां, उसके भौतिक गुण जानेंगे, उसके रासायनिक गुण जानेंगे, खत्म करेंगे बात। ठीक है, हेलो एरिन में केवल आपका एक टॉपिक है क्लोरोबेंजीन वाला, तो क्लोरोबेंजीन से इसी के अंदर हेलो एरिन के विरचन की विधियों में क्लोरोबेंजीन से बनाने की सभी विधियां पढ़ा दूंगा, क्लोरोबेंजीन के भौतिक गुण पढ़ा दूंगा, क्लोरोबेंजीन के रासायनिक गुण पढ़ा दूंगा इसी के अंदर, और उसी के उपयोग पढ़ा दूंगा, चैप्टर एंड हो जाएगा। ठीक है, तो टॉपिक पर चलते हैं जिसका नाम है डीडीटी। समझने की कोशिश करिएगा, समझ में बात आएगी। ठीक है, आ जाओ चलो। जिसका ये सवाल है सर कभी आप पीछे से अटैक करवा देते हैं, कभी आप आगे से अटैक करवा देते हैं, तो ये सिर्फ कहां था, SN1 SN2 अभिक्रिया में, और कहीं नहीं है। समझ में आई बात, सिर्फ आगे से अटैक कराना, पीछे से अटैक कराने वाली बात सिर्फ SN1 SN2 अभिक्रिया में थी, और कहीं मैंने कहीं से अटैक नहीं करवाया है। मैंने खुद देखा है कि OH वाला यहां जाएगा, यहां जुड़ेगा, कोई किसी को रिप्लेस तो करेगा ही ना। अब आप यहां हो, कहीं दूसरी जगह जाओगे तो किसी दूसरों को तो रिप्लेस करोगे ना, वहां से कोई उठेगा, आप वहां बैठोगे तो रिप्लेस तो करना पड़ेगा ना। तो आपके माइंड में होगा कि ये इसे रिप्लेस करेगा, और वो तब तय होगा जब आपको ये पता रहेगा प्यारे बच्चों कि इसकी क्रिया जब हम इससे करा रहे हैं ना तो ये बन रहा है। जब आपको पता होगा ना ये बन रहा है तो उसका फार्मूला भी पता होगा, फार्मूला पता होगा तो आपको प्रोसेस पता होगा कि हाँ ऐसे किया है इसने तब ये बना है। तो मैं प्रोसेस बता रहा था कि ऐसे करने से ये हटाओगे तो ऐसा फार्मूला बन जाएगा जो बनाने वाला है। वो तो आपको सिखाने का तरीका है, मेरा काम है, मैं तो लिख लाऊंगा रिएक्शन, ये देख लूंगा, ये रिएक्शन लिखी हुई है देखो पढ़ लो, फिर कोई सब और तो पढ़ने नहीं पड़ेगा। सर का आप लिखा लिखा पढ़ाया जाता है, आओ जरा इसको समझाते हैं। देखो जरा, लिखा हुआ है डीडीटी। डीडीटी का पूरा नाम क्या होता है, डाइक्लोरो डाइफ्लेम। तो सिर्फ नाम से समझते हैं, इसका नाम है पैरा पैरा, एक पैरा है, ये दोनों पैरा पैरा है। ठीक है, पैरा पैरा, एक पी है एक पी है, एक पी वाले पे डैश है, बताऊंगा क्यों, अलग अलग के हैं इसलिए मैंने एक पर डैश लगा दिया। पैरा पैरा मैं बोल रहा हूं, लिखते जाना, पैरा पैरा, डी का मतलब है डाइक्लोरो, ऐसे लिख दो, पैरा पैरा डाइक्लोरो डाइफ्लेनिल, डाइक्लोरो डाइफेनिल, डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। ठीक है, इसकी खोज कब हुई, 1872 में। कीटनाशक प्रभाव मतलब ये कीटनाशक है, इसके बारे में 1939 में पॉल मुलर साहब ने बताया। पॉल मुलर वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि ये एक कीटनाशक होता है, इसे खेतों में कीटों को भगाने के लिए, कीटों को नाश करने के लिए उर्वरक के रूप में डाला जाता है। ठीक है, किसने बताया था, पॉल मुलर जी ने बताया था। इसकी खोज हो गई थी 1872 में। इसका नाम है पीपी डैश मतलब पैरा पैरा डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। अब बनाने की विधियों में आओ, आराम से देखो बना कैसे रहा हूं, तब दिमाग में बात आएगी। लिखा हुआ है सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, तो तुम सीधे सीधे जाओ और सांद्र H2SO4 की उपस्थिति करा लो। लो, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन के दो अणु, कितने अणु,
क्लोरोबेंजीन के 2 अणु होने चाहिए। तो आपने कहा यस सर। अब इसका भी एक प्रोसेस है, इसका भी एक तरीका है। हर एक रिएक्शन का कोई ना कोई तरीका होता है प्यारे बच्चों, हर एक रिएक्शन का कोई ना कोई मेथड होता है, उसी मेथड से फार्मूला बनाया जाता है। अब कुछ रिएक्शन को आपको पता करना पड़ता है कि इस रिएक्शन को ऐसे ही लिखना पड़ेगा तब ये होगी। वो आएगा कैसे? प्रैक्टिस से आएगा, कि इस रिएक्शन का प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। लिखा है क्लोरोबेंजीन के 2 अणु, तो यहां पर क्लोरोबेंजीन के अणुओं को कुछ इस प्रकार लिया जाता है। क्लोरोबेंजीन के 2 अणुओं को कुछ इस प्रकार लिया जाता है। देखो मैं लेके दिखा रहा हूं। क्लोरोबेंजीन के 2 अणुओं को कुछ इस प्रकार लिया जाता है। ये हो गए क्लोरोबेंजीन के 2 अणु, ठीक है। ये भी क्लोरोबेंजीन है, ये भी क्लोरोबेंजीन है। क्लोरोबेंजीन के 2 अणु हो गए। वो क्लोरल के साथ, क्लोरल का फार्मूला क्या होता है? होता है CCl3CH। ये तो फार्मूला होता है, फार्मूला होता है CCl3CH, यही होता है फार्मूला, CCl3CHO। क्लोरल का फार्मूला क्या होता है सर? क्लोरल का फार्मूला होता है CCl3CHO। तो CHO को मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, CHO को ऐसे लिख दे रहा हूं, फिर ऐड कर दे रहा हूं, और ऐड करने के बाद देखो मैं क्या कर रहा हूं, ऐड करने के बाद ये वाला O इस वाले H के साथ, देख लो इसलिए मैंने ऐसा लिखा ताकि मैं 2 H के साथ 2 O निकाल सकूं, एक प्रोसेस होता है। तो मैंने H2O को बाहर कर दिया। अब जो बचा है वैसे का वैसा जल्दी जल्दी लिख लो। बचा है CCl3CH, ये कुछ ऊपर ऐसे बचा है, ये कुछ नीचे ऐसे बचा। देख लो यहां से 2 बॉन्ड खाली हुए, तो एक बॉन्ड पे ऊपर ये लगा है, एक बॉन्ड पे नीचे ये लगा है। देखो CCl3CH, एक बॉन्ड पे ऊपर इसको लगा दिया, एक बॉन्ड से नीचे इसको लगा दिया। अब इसके नाम से पढ़ो। अब ये प्रोसेस होता है ऐसे, ऐसे करोगे तभी ये बनेगा, ठीक है, ऐसे नहीं बन पाएगा। तो आपको बनाना है तो इस प्रोसेस को याद करना पड़ेगा कि इस प्रकार से हमें क्लोरोबेंजीन के, देखो लिखा ना क्लोरोबेंजीन, तो क्लोरोबेंजीन का फार्मूला पता होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ये क्लोरोबेंजीन है। अब नहीं पता होगा तो कैसे कर पाओगे? तो पता होना चाहिए कि सर ये क्लोरोबेंजीन है। तो क्लोरोबेंजीन के कितने अणु लेने हैं? 2 अणु। तो आपने क्लोरोबेंजीन के 2 अणु इस प्रकार से ले लिए। साथ में आपने क्या ले लिया? क्लोरल ले लिया। क्या ले लिया? क्लोरल ले लिया। क्या ले लिया? क्लोरल ले लिया। तो क्लोरल ले लिया, साथ में क्लोरोबेंजीन ले ली। अब क्लोरल की क्रिया क्लोरोबेंजीन से कैसे कराई? क्लोरोबेंजीन को कुछ इस प्रकार लिया, इसमें से 2 H मैंने बाहर कर लिए और इसके O के साथ बाहर निकाल दिया। बचा क्या? CCl3CH, एक बॉन्ड ऊपर इसके साथ, एक बॉन्ड नीचे इसके साथ। अब नाम दिखा रहा हूं कैसे इसका नाम लिखते हैं। जरा प्यारे बच्चों बताओ, मैंने एक बात आपको बताई थी कि जब कुछ इस प्रकार से लगा हो कि एक ऊपर यहां लगा हो, एक नीचे यहां लगा हो, तो बताओ जरा, एक कोई यहां ऊपर लगा हो, एक कोई यहां लगा हो, तो इसे कहते हैं पैरा। बताया था कि नहीं बताया था? याद आया कि जब मैंने कहा था ऐसे कुछ, मैंने कहा था अगल बगल लगे हो, अगल बगल लगे हो तो क्या होता है? ऑर्थो। एक छोड़ के लगा हो, एक छोड़ के लगा हो तो इसे मेटा कहते हैं। जब सामने सामने लगे हो तो पैरा कहते हैं। अब जरा यहां पर ये देखो, यहां पर ये देखो, ये वाला देखो यहां जुड़ा है, इसको देखो, इसको, ये वाला देखो यहां जुड़ा है, और ये वाला जस्ट इसके सामने जुड़ा है। ध्यान समझो, ये वाला देखो यहां जुड़ा है और इसके जस्ट सामने क्लोरीन जुड़ा है। इसका मतलब सर क्या हो गया? ये पैरा पर है। कहां पर है? पैरा पर। तो देखो पैरा पर एक बार यहां है, पैरा पे एक बार यहां है, तो बोलोगे पैरा पैरा, पैरा पैरा कितने क्लोरो? बोलो पैरा पैरा, मतलब पैरा पे ये वाला भी है, पैरा पे ये वाला भी है। इसके साथ देखो, इसके साथ पैरा पे ये वाला भी क्लोरीन है, पैरा पे ये वाला भी क्लोरीन है। तो आपने कहा पैरा पैरा डाई क्लोरो। क्या बोला? पैरा पैरा डाई क्लोरो। सिंपल सी बात। पैरा पे ये क्लोरीन, पैरा पे ये क्लोरीन, तो पैरा पैरा डाई क्लोरो। कितने फेनिल के? आपने बोला 2 फेनिल के, तो आपने कहा डाई फेनिल, डाई। अब देखो जहां से देखो, यहां से जहां से देखा तो इसका निर्देशन क्या है? पैरा वाला, तो पैरा क्लोरो, पैरा क्लोरो। तो आपने बोला पैरा पैरा डाई क्लोरो 2 बार, तो पैरा पैरा डाई क्लोरो, और 2 बार फेनिल लगा हुआ है, इसे फेनिल पढ़ते हैं अगर ये छूट जाए तो। पैरा पैरा डाई क्लोरो, डाई फेनिल। आगे क्या है? आगे क्या है? ट्राई क्लोरो। अब देखो यहां पर आ जाओ, 3 क्लोरीन के हैं, तो आपने कहा सर ट्राई क्लोरो, ट्राई क्लोरो। अब बचा कितना कार्बन? तो आप कहोगे सर 1 कार्बन, 2 कार्बन, इसे एथेन बोलते हैं, तो हो जाएगा इसका नाम पैरा पैरा डाई क्लोरो डाई फेनिल ट्राई क्लोरो एथेन। कहां मिट गया? इसको मिट जाने दो, उससे क्या मतलब आपको? अच्छा नाम फिर से लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, तो कौन सी बड़ी बात है, नाम नहीं याद है क्या? डाइक्लोरो डाइफेनिल, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन।
ट्राइक्लोरोएथेन। 5 लेक्चर कम से कम। सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट होता है, सोडा एस भी कहते हैं इसे। ठीक है, समझ में आ गई रिएक्शन। तो इस प्रकार से 2 क्लोरोबेंजीन लेने हैं, ये क्लोरल का फार्मूला होता है, 2 H के साथ 2 O निकाल देने हैं, जो बचेगा वैसे लिख देना है CCl3CH, एक बॉन्ड पे ऊपर चिपक गया, एक बॉन्ड से नीचे यहां लग गया, तो इस प्रकार से लग गया सर। अगर यहां देखें तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है सर, सही है। हाँ, एक बात यहां पर थोड़ा सा है, यहां पर सर डबल बॉन्ड होगा। क्या होगा? यहां पर डबल बॉन्ड होगा। क्यों? क्योंकि सर ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है, इसलिए सर यहां पर डबल बॉन्ड होगा। तो आपने कह दिया 2 बॉन्ड टूटे, तो एक बॉन्ड से ऊपर वाला, एक बॉन्ड से नीचे वाला, जैसा चिपकाना था चिपका दिया। फिर मैंने बोला यहां के हिसाब से ये क्लोरीन जो है पैरा पर है, तो आपने कहा सर पैरा क्लोरो, पैरा क्लोरो मतलब पैरा पैरा डाई क्लोरो, ये भी दोनों है तो डाईफेनिल। फिर मैंने बोला 3 क्लोरीन तो ट्राइक्लोरो, और 2 कार्बन वाला है तो एथेन, तो पैरा पैरा डाइक्लोरो डाइफिनिल ट्राइक्लोरो एथेन इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। आगे है इसके भौतिक गुण। अब भौतिक गुण सर नहीं समझ में आ रहे हैं। अरे भौतिक गुण तो याद करने की चीजें हैं ना, तो याद करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, सिंपल सी बात है, ये चीज तो याद करनी ही पड़ेगी। देखो डीडीटी का अगर आ जाएगा, डीडीटी के बनाने की कोई एक विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण एवं उपयोगों का उल्लेख कीजिए। डीडीटी के बनाने की विधि एवं इसके गुणों का उल्लेख कीजिए, ऐसे आ जाए। डीडीटी के बनाने की विधि एवं इसके गुणों का उल्लेख कीजिए। तो बनाने की विधि हो गई, गुण में कौन से हो गए? भौतिक गुण में यह सफेद रंग का चूर्ण होता है, एकदम सफेद सफेद चूना जैसा होता है। दूसरी बात कहा, ये जल में अविलेय है, और तेल वाले जितने पदार्थ होते हैं, जो तेल होते हैं, उसमें ये विलेय होता है। तीसरी बात है कि इसका जो गलनांक होता है वो 383 केल्विन के आसपास होता है। कितना होता है? 383 केल्विन होता है इसका गलनांक। ठीक है, ये 383 केल्विन पर गल जाता है, मतलब आप कह सकते हो कि 110 केल्विन, 110 डिग्री सेल्सियस, लगभग 110 डिग्री सेल्सियस पर ये गलना चालू हो जाता है। तो 3 है, एक सफेद रंग का ये चूर्ण होता है। दूसरी बात क्या होता है, ये जल में विलय नहीं होता, जल में नहीं घुलता है, जबकि तेल में घुल जाता है। तीसरी बात, इसका जो गलनांक होता है वो 383 केल्विन होता है। उपयोग में आ जाइए तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों के रोकथाम में, मतलब जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो मलेरिया की बीमारी फैल गई। मलेरिया पुरानी बीमारी आप सुने होंगे, मलेरिया हो गया, हैजा हो गया, ठीक है। तो मलेरिया की एक बीमारी फैली, किसके बाद? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। जब मलेरिया की बीमारी फैली तो वो जो मच्छर थे ना, मलेरिया फैलाने वाले जो मच्छर थे, उनको रोकने के लिए, उनको नष्ट करने के लिए हमने डीडीटी का प्रयोग किया, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन का प्रयोग किया। फिर कहा उन्होंने गन्ने एवं खाने वाली फसलों में कीटनाशक के रूप में, मतलब जो गन्ने होते हैं उनमें और जो भी खाने वाली फसलें होती हैं उनमें इसे कीटनाशक के रूप में कीटों को मारने के लिए प्रयोग किया जाता है। फिर केवल फर्स्ट पेपर चलेगा इसके बाद। चले आगे बढ़े। ये इसके भौतिक गुण है, रासायनिक गुण है। तो ये रासायनिक गुण इसके हैं नहीं, आपके सिलेबस में है नहीं, पढ़ना आपको है नहीं, कोई आपसे मतलब नहीं है। तो एक बार फिर से देख लो, इसका नाम हो गया, खोज हो गई, खोज, और ये सब चीजें मैंने आपसे पर्सनली अलग से बात की है, ये जल्दी आपसे कोई पूछता नहीं है, मगर आपकी जानकारी के लिए ये आपको पता होना चाहिए। बनाने की विधि में SN2SO4 की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन के 2 अणु क्लोरल के साथ मिलकर के डीडीटी का निर्माण करते हैं कुछ इस प्रोसेस की सहायता से। ठीक है, इस प्रोसेस में क्लोरल होता है, ऐसे हम डाइक्लोरोबेंजीन लिखते हैं। ठीक है, और फिर क्या करते हैं, क्लोरोबेंजीन ये भी हो गया, क्लोरोबेंजीन ये भी हो गया, तो 2 क्लोरोबेंजीन लेते हैं, इसके H दोनों के साथ O निकाल देते हैं, बाकी बचा एक बॉन्ड ऊपर जोड़ देते हैं, एक बॉन्ड नीचे जोड़ देते हैं, बनने वाला सामने तैयार है। नाम तो आपको पता ही है। ठीक है, आगे आए। अब बात आती है हेलो एरीन। अब हेलो एल्केन खत्म हो गया पूरा। ठीक है, हेलो एल्केन में थोड़ा सा बचा है, वो लास्ट में हम 2-3-4 पॉइंट करके हम बता देंगे। ठीक है, हेलो एल्केन के 4 पॉइंट और हैं, मैं सबसे बाद में आपके, जैसे आपकी भारतीय वन में मेंशन था डीडीटी भी सबसे बाद में, मगर मैं थोड़ा सा आपको मिथिलीन क्लोराइड के बारे में थोड़ा सा नॉलेज दे दूंगा। CH2Cl2 के बारे में आपकी बुक में थोड़ा सा मेंशन किया गया है, उपयोग हो गए, बहुत उपयोगों के बारे में थोड़ा मेंशन किया गया है, उसकी दोष के बारे में, उससे हानियां के बारे में, मतलब 2 चीजें मेंशन की गई हैं। एक उसका उपयोग, मिथिलीन क्लोराइड CH2Cl2 के उपयोग के बारे में है, और उसकी हानियां क्या है, उससे क्या हमको प्रभाव पड़ता है, हानियां क्या पहुंचती हैं, हमें क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में थोड़ा सा मेंशन है। तो मैं उसे 2-3 पॉइंट करके उसे समझा दूंगा। ठीक है, उससे केवल ऐसे ही पूछा जाता है, ये इसके उपचार में क्या प्रयोग होता है, उपयोग कैसे पूछे जाते हैं, इसके उपचार में क्या प्रयोग होता है, मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों के उपचार में प्रयोग किया गया डीडीटी। यहां से केवल ऐसे शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं प्यारे। तो ठीक है, कीटनाशक का मतलब होता है, कीटनाशक का मतलब होता है, आप कह सकते हो कि कीटों को मारने के लिए, कीट पतंगे होती हैं जो आपके फसलों में लग जाती हैं उनके लिए।
ठीक है, तो आ जाए जरा हेलो हेलो एरिन की बात करें। हेलो एरिन पूरा का पूरा समाप्त हो चुका है, हेलो एरिन की बात करने वाले हैं। पहले पढ़ेंगे हेलो एरिन की विरचन की विधियां। मतलब क्या है सर, हेलो एरिन में हमारे टॉपिक में सिर्फ क्लोरोबेंजीन है, इसलिए हम सिर्फ क्लोरोबेंजीन की चर्चा करेंगे, अन्य भी चर्चा करेंगे, मगर मेन हमारा फोकस क्लोरोबेंजीन पर रहने वाला है। ठीक है, किस पर रहने वाला है? क्लोरोबेंजीन पर रहने वाला है। तो बेंजीन के सीधे हैलोजनीकरण से कई इसके प्रोसेस होते हैं, जैसे आपने कहां सीखा था, जैसे आपने हेलो एल्केन के विरचन की विधियों में सीखा था, कई सारे प्रोसेस होते हैं। जैसे सबसे पहले सीखा था नाभिक स्नेह, फिर सीखा था निराकरण अभिक्रिया, फिर अपचयन सीखा, फिर धातुओं से सीखा, फिर बेंजीन से सीखा। तो 5 वहां पर सीखी थी। तो यहाँ पर हेलो एरिन में भी कई सारे तरीकों से इसे बनाया जाता है। वो तो रासायनिक गुण की बात कर रहे हैं, भौतिक गुणों में बहुत सारी बनाने की विधियों में भी कही था ना, एल्केनॉल से हो गया, और एल्केन से हो गया, एल्केन से हो गया, और एमीन से हो गया, ईथर से हो गया, अलग अलग टाइप से आपने बनाया था। वैसे यहां पर भी बनाएंगे अलग अलग टाइप से। तो पहले हम बनाएंगे सीधे बेंजीन के सीधे हैलोजनीकरण से, मतलब बेंजीन में सीधे हैलोजन जोड़ देंगे, हम बना लेंगे हेलो एरिन। सीधे सीधे जोड़ेंगे। अब सीधे सीधे कैसे जोड़ेंगे, आराम आराम पढ़ते हैं थोड़ा सा। थर्ड का गलत है क्या? थर्ड का क्या गलत है? क्या गलत है इसमें? इतना ही होता है, डिस्टर्ब मत करो। तुम्हारी बुक में और कुछ लिखा होगा तो मैं उस पर ज्यादा वो नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, हर बुक का अलग अलग प्रोसेस होता है, एनसीईआरटी में कुछ दूसरा लिखा होगा। ठीक है, जो लिखा हो आप वो लिख लेना। 383 लिखा हो, मिस्टेक होगी तो बाद में देख लेंगे। ठीक है, तो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, 383 है। ठीक है, चलें बात करें, आ जाओ। बेंजीन के सीधे हैलोजनीकरण में सबसे पहले सीखेंगे किसी, देखो लिखा हुआ है किसी हैलोजन वाहक। हैलोजन वाहक का मतलब जिसके पास ज्यादा, हैलोजन वाहक का मतलब जो लुईस अम्ल होते हैं। लुईस अम्ल का मतलब जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ये पढ़ा था आपने साम्यावस्था चैप्टर नंबर 7 11th में। वहां मैंने लुईस अम्ल लुईस क्षार पढ़ाया था। मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो तो लुईस क्षार होते हैं, इलेक्ट्रॉन की कमी हो तो लुईस अम्ल होते हैं। तो वही बोल रहे हैं किसी हैलोजन वाहक अथवा लुईस अम्ल, जैसे निर्जल AlCl3 ले लो, FeBr3 ले लो, FeCl3 ले लो, कुछ भी ले लो। तो हमने ले लिया निर्जल, हमने ले लिया निर्जल AlCl3। क्या ले लिया? हमने ले लिया निर्जल AlCl3। ठीक, तो उन्होंने कहा निर्जल AlCl3 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। इसमें उपस्थिति में अगर आप बोलते हैं उपस्थिति में बेंजीन, बेंजीन का फार्मूला क्या होता है? तो आप कहोगे सर ये है बेंजीन। बेंजीन, जो आपका बेंजीन है ना सर, वो हैलोजन से क्रिया करके, मतलब सर हम यहाँ क्लोरीन का यूज कर रहे हैं। अब आराम से अच्छा एक बार और लिख लेते हैं, ये हमारी जो है वो बेंजीन है। इसमें जब कोई हैलोजन जोड़ते हैं निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, या FeBr3 की उपस्थिति में, या FeCl3 की उपस्थिति में, तो सीधे क्लोरोबेंजीन बनता है। अब उसको बनाने का सबसे अच्छा आराम तरीका है, आपने क्या किया सर, एक क्लोरीन कहीं लगा दिया, जहां पाओ वहां लगा दो। चलो मैं यहां लगा देता हूं, मैंने क्लोरीन यहां लगा दिया। क्लोरीन जोड़ना है ना, तो जहां मन हो वहां लगा दो। तो आपने क्लोरीन उठा के यहां लगा दिया। अब जहां लगाओगे, पीछे मैं अच्छे से बता चुका हूं, जहां लगाओगे वहां से एक H बाहर आएगा, तो वो H बाहर आएगा और ये एक Cl मिलकर बना लेंगे HCl। ये हो गया क्लोरोबेंजीन। क्या हो गया इसका नाम? तो आप कहोगे सर इसका नाम जो हो गया वो हो गया क्लोरोबेंजीन। क्या नहीं समझ में आएगा किसी को? नाम क्या है? एल्युमिनियम क्लोराइड, आयरन ब्रोमाइड, इसे फेरिक, फेरिक ब्रोमाइड, फेरिक क्लोराइड भी बोल सकते हो। ठीक है, तो आप फेरिक नहीं बोलना चाहते तो सिंपल से बोलो ये एल्युमिनियम क्लोराइड है, ये आयरन ब्रोमाइड है, ये आयरन क्लोराइड है। ठीक, 3 है। वैसे इसको रियल में फेरिक क्लोराइड बोला जाता है, क्योंकि यहाँ Fe की 3 संयोजकता लगी है। ये 11th की चर्चा है। Fe की 2 संयोजकता हो तो फेरस बोलते हैं, Fe की 3 संयोजकता हो तो फेरिक बोलते हैं। तो इनके नाम है एल्युमिनियम क्लोराइड, फेरिक ब्रोमाइड, फेरिक क्लोराइड। ठीक, ये निर्जल होते हैं, इनमें कोई जल नहीं होता। सिंपल सा था। जिससे किसी, उन्होंने कहा बेंजीन ले लीजिए। क्या कहा उन्होंने? कहा उन्होंने बेंजीन ले लीजिए, और बेंजीन में कोई भी हैलोजन मिला दीजिए। तो हम क्लोरोबेंजीन पढ़ रहे हैं तो हमने क्लोरीन मिला दिया। क्लोरीन मिलाया तो एक क्लोरीन जहां मन हो वहां लगा देंगे। तो मैंने जहां पर क्लोरीन लगाया वहां से H हटेगा, मतलब कोई जाएगा तो किसी को हटाएगा ना। तो ये क्लोरीन मान लो यहां पर लगा दिया, तो यहां से एक H और ये एक Cl मिलके बना लेंगे HCl। सिंपल सी रिएक्शन। ठीक, विरचन का मतलब होता है बनाना, मेक करना। आगे आए दूसरे में लिखा है सैंड मायर अभिक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। जहां मोस्ट इंपॉर्टेंट है मतलब ये अभिक्रियाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम तो चाहते हैं कि बताएंगे, अभी इसको ऐसे पढ़ो। ठीक है, बताएंगे अभी जब चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तब मैं आपसे बताऊंगा। ठीक है, या जब पूरा फर्स्ट पेपर खत्म कर लिया जाएगा, उसके अच्छे से टेस्ट वेस्ट ले लिया जाएगा, फिर आएंगे इधर तो बात करेंगे कैसे इसे याद करनी है। ये नाम अभिक्रियाएं पेपर में पूछता है वो। सैंड मायर अभिक्रिया में क्या बोल रहे हैं, जरा ध्यान से पढ़ो। सैंड मायर अभिक्रिया में बोल रहे हैं
Cl HCl या CuBr HBr। तो भैया Cl वाला पढ़ रहे हो तो Cl वाला लोगे, Br वाला पढ़ना होता तो Br वाला ले लेते। तो उन्होंने बोला CuCl या HCl या CuBr या HBr की उपस्थिति में बेंजीन डाई, देखो इसका नाम बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। तो इसका फार्मूला क्या होता है? तो इसका फार्मूला प्यारे बच्चों होता है, ये रहा बेंजीन, ये रहा डाई एजो और ये रहा क्लोराइड। इसे बोलते हैं बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं सर? इसे बोलते हैं बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। ठीक, उन्होंने बोला बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का अपघटन कराने पर, अपघटन का मतलब इसे आप तोड़ दो, किसकी उपस्थिति में? CuCl HCl। अब क्लोरोबेंजीन बना रहे हैं तो CuCl या HCl लेंगे, ब्रोमो बनाना होता तो CuCl या CuBr या HBr ले लेते। तो CuCl या HCl के साथ अगर हम बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का अपघटन करा दे तो कैसे होगा? जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। ये देखो, ये वाली N2 बाहर हो जाएगी, एकदम आसान है। ये वाली N2 सिर्फ बाहर हो जाएगी, कुछ नहीं होगा। ये वाली N2 सिर्फ बाहर कर दो बस, ये लो, हो गया। बहुत आसान थी। ये जो N2 लगी है ना, इसको बाहर कर दो गैस के रूप में, बाकी बन गया, सिंपल सा था। और याद भी हो गया, CuCl या HCl या CuBr HBr की उपस्थिति में बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का अपघटन कराने पर क्लोरोबेंजीन बनता है। अब क्लोरीन वाला लोगे तो क्लोरोबेंजीन बनेगा, वो ब्रोमीन वाला लोगो तो ब्रोमोबेंजीन बनेगा। तो यहां क्या बन रहा है? तो आप बोलोगे यहां पर बन रहा है सर क्लोरोबेंजीन। क्या बन रहा है? यहां बन रहा है सर क्लोरोबेंजीन। हाँ, C6H6 भी कहते हैं, मगर इस तरीके से याद करोगे ज्यादा अच्छी रिएक्शन समझ में आएगी। बेंजीन का चित्र बना लो, बहुत अच्छा रहेगा। इस तरह करोगे रिएक्शन तो और ज्यादा बेटर समझ में आएगी। देखो केवल N2 हटा दिया, साफ साफ दिख रहा, यहाँ से N2 हटा दिया, काम हो गया। तो ये प्रोसेस है, ट्रिक हो गई। मुझे तो इतना याद ही करना है, CuCl HCl की उपस्थिति में बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का अपघटन कराने पर क्लोरोबेंजीन बनता है। क्या बनता है? आप कहोगे सर क्लोरोबेंजीन बनता है। तो ये रहा बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, फार्मूला ऐसे याद होगा। फिर उसके बाद यहाँ से N2 हटा दो, काम खत्म हो गया, बन गया बनने वाला। इतना तो सरल तरीका, इससे सरल तरीका तो हो ही नहीं सकता। मैं कहता हूँ इससे इजी तरीका तो हो ही नहीं सकता। अगली विधि में आते हैं। अगला है गाटर मान अभिक्रिया। क्या है? अगली है गाटर मान अभिक्रिया। ये भी जितनी नाम अभिक्रियाएं हैं सबकी सब इंपॉर्टेंट है। यहां देखो क्यों चेंज कर दिया। देखो सैंडमायर में क्या है लिखा है, CuCl के साथ HCl या CuBr के साथ HBr। देखो पॉइंट ढूंढना, पॉइंट कितना सरल है। यहां है CuCl के साथ HCl या CuBr के साथ HBr। अब पीछे आगे वाले में आओ, यहां Cu के साथ है HCl, CuCl के साथ नहीं, Cu के साथ है HCl। तो देखो मैं बना रहा हूं बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड ले लिया। देखो बोले हैं बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को, तो ये रहा बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को Cu व HCu के साथ HCl या HBr की उपस्थिति में। तो आपने कहा Cu के साथ मैंने HCl ले लिया। क्या बनाना है? वैसे ही बना लेंगे सर। ये वाला N2 क्या करेगा? बाहर निकल जाएगा, बाकी जो बनना था वो तो बन गया। देखो अब क्या ये दोनों रिएक्शन याद हो गई क्या सभी को? बोलो जरा एक बार। नहीं 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 नहीं, उसको पर्सनल नहीं पढ़ना है। N2Cl को पर्सनली नहीं पढ़ना है, पूरा पढ़ना है। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बोलते हैं इसे, डाई एजो समूह होता है। ठीक है, बोलो क्लियर है ना? बहुत आसान था। पीछे वाले में CuCl HCl है, ठीक है, तो केवल Cl हटा दो, कुछ नहीं करना है। सैंडमायर अभिक्रिया है तो CuCl HCl रहेंगे साथ में। अगर गाटर मान है तो CuCl की जगह पर Cu रहेगा, Cl हट जाएगा, बाकी सब कुछ कोई चेंज नहीं। तो गाटर मान और सैंडमायर दोनों सेम रहती हैं, फर्क होता है उपस्थिति का। अगर CuCl के साथ HCl लोगे तो सैंडमायर हो जाएगी, Cu के साथ HCl लोगे तो हो जाएगा गाटर मान। अब इससे पूछो ना, इससे सरल हो ही नहीं सकता। क्या बोलते हो? ब्रोमो वाला बनाकर बताइए। अरे ब्रोमो वाले में कौन सी बड़ी बात है, ये लो। क्या तुम भी एकदम मजाकिया बात करते हो? ये लो N2Cl ले लिया, इसका नाम नहीं लिख रहा हूं, इसका नाम तो बता दिया ना, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। पीछे वाले में लिखा है, आगे वाले में अपने आप लिख लेना जरूर, भूलना नहीं। अब यहां पर Cu के साथ HBr ले लो, अब Br बनाने वाला है, Cu के साथ HBr ले लो, सिंपल सी बात है। अब यहां कैसे होगा देखो जरा, यहां कैसे होगा देखो। ये जो HCl होता है ना, देखो ये HCl जो होता है ना, यहां भी Cl है, यहां भी Cl है, तो सेम है ना। इसका सर जो HCl थे वो हमको प्राप्त हो जाएगा। ऐसे देखो, ऐसे देखो, यहाँ 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 देखो, ये HCl मैंने यूज किया तो यहाँ पर भी Cl है, यहाँ पर भी Cl, तो रिप्लेस करने की जरूरत तो नहीं है ना।
एक बार मुझे दिमाग से बताओ, यहाँ Cl वहां Cl, तो रिप्लेस करने की जरूरत तो नहीं है? नहीं सर, रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है। अगर रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है तो जैसा था वैसा मैंने लिख दिया, ऐसे ले लिए। अगर मुझे जैसे यहाँ पर भी Cl था, यहाँ पर भी Cl था, तो कोई रिप्लेस करने की जरूरत तो पड़ी नहीं, तो मैंने HCl को वैसे का वैसा ऐसे लिख दिया कि हाँ जैसा मैंने यूज किया था HCl वैसे का वैसा अभी भी पड़ा है। यहाँ पर भी मैंने कहा कि जैसा मैंने HCl यूज किया था अभी भी वैसे का वैसा पड़ा है, क्योंकि मुझे रिप्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ी है। बट यहाँ पड़ेगी, क्यों पड़ेगी देखो जरा, मुझे बनाना है ब्रोमोबेंजीन। क्या बनाना है सर? मुझे बनाना है ब्रोमोबेंजीन। तो ब्रोमो के लिए यहाँ देखो, मुझे बनाना है सर ब्रोमोबेंजीन, तो ब्रोमो के लिए यहां पर मुझे ब्रोमीन लगाना पड़ेगा। बहुत ध्यान से देखना, ब्रोमो के लिए देखो, ब्रोमो के लिए ये ब्रोमीन यहां लगाना पड़ेगा। अच्छा, N2 तो सर जा ही रही है बाहर, देखो यहां ध्यान से, ये वाली N2 तो बाहर चली ही गई, मगर यहां Cl नहीं लगाना है, क्लोरोबेंजीन नहीं बनाना है, ब्रोमोबेंजीन बनाना है। तो ये वाला Br जाके यहां रिप्लेस कर देगा, तो Br यहां चले जाएगा और Cl यहां आ जाएगा, तो साथ में फिर HCl निकल जाएगी। क्या नहीं समझ में आई Br वाली? बोलो, Br का समझ में आया? इसकी Br की मैंने बना दी है, इस वाले Br की बना लोगे, यहां CuCl HCl के साथ हो जाएगा CuBr HBr, इधर सेम बनेगा सब कुछ, ये दोनों सेम रहेंगे हमेशा। ये देखो, ये दोनों हमेशा सेम रहेंगे, ये चेंज नहीं होने वाले। N2 प्लस का HCl, इसमें भी देख लो N2 प्लस का HCl, तो ये तो सेम रहेगा, देख लो पीछे यहाँ पर भी, बस फर्क होगा यहाँ CuBr HBr ले लोगे तो N2 वाली निकल जाएगी, यहाँ जो Br यूज करोगे वो यहाँ लगा देना Br, Cl यहाँ लगा देना, तो Br यहाँ लगाओगे तो यहाँ लग जाएगा Br, बाकी जो इसका Cl इस H के साथ फिर Cl निकाल लेगा। समझ नहीं आया? देखो फिर से, देखो यहाँ ये क्लोरोबेंजीन डाई आइसोनियम क्लोराइड लिया, इस बार मुझे HBr लेना था तो मैंने HBr वाला Br वाला बना लिया, ये लो बना लिया ना। अब ये वाली N2 तो बाहर ही चली गई, ये वाली N2 तो बाहर ही चली गई, ये देखो। अब देखो ध्यान से, यहां क्या लगा है Cl, यहां क्या लगा है Br, मतलब क्या है, इस Br से इस Cl को रिप्लेस कर दो, रिप्लेस का मतलब स्थान की अदला बदली कर दो। यहाँ Br था तो Br को यहां लगा दिया, Cl को यहां लगा दो, तो क्या बनेगा? Cl बनेगा, उसको बाहर निकाल दो। चलता था, Br यहां लगा दिया, Cl यहां लगा दिया, तो हमारा HCl बाहर निकल गया, Br वाला कंपाउंड बन गया। सर न्यू सिलेबस जारी किया है बिहार बोर्ड वाला, अभी तो बाबू कोई सूचना है नहीं, होगी तो बताया जाएगा। अगली है मोस्ट इंपॉर्टेंट हुंसडीकर, क्या है अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट है हुंसडीकर अभिक्रिया। क्या है? हुंसडीकर अभिक्रिया। बोला जा रहा है एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला लेना है। ये हुंसडीकर अभिक्रिया पीछे पढ़ा चुका हूं, हुंसडीकर पीछे पढ़ा चुका हूं हेलो एल्केन वाले में, जहां मैंने बोला था मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण में ब्रोमीन प्रवाहित करने पर ब्रोमो एल्केन बनता है, याद आई? यहां पर भी वही है, बट यहां पर एल्केन ना यूज कर करके बेंजीन यूज करना है। क्या यूज करना है? बेंजीन यूज करना है। तो उन्होंने बोला एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो आपने बोला C6H5COOH, देखो ऐसे देखो, ये रहा बेंजीन, ये रहा बेंजीन, ये उसका कार्बोक्सिलिक लवण रहा। क्या गलत लिखा? चाहो तो आप वैसे लिख लो जैसे मैंने पीछे वाले में लिखा था, C6H5COOH। याद आ गया होगा, थोड़ा दिमाग दौड़ाओ, याद आया? आया ना? ये वाली बात, कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण, वहां पर था मोनो कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण में ब्रोमीन प्रवाहित करने पर हेलो एल्केन बनता है, क्योंकि वहां एल्केन वाला लिया था तो एल्केन वाला बना था। यहां मैंने C6H5 मतलब बेंजीन वाला लिया है, तो यहां बेंजीन वाला बनेगा। तो मैंने कहा अगर एरोमेटिक का हम कोई कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण लेते हैं और उसमें ब्रोमीन प्रवाहित करते हैं, क्या करते हैं? ब्रोमीन प्रवाहित करते हैं CCl4 की उपस्थिति में, तो क्या बनेगा? बताओ कैसे बनाया था सर? ये जो देखो क्या बनेगा, पहली बात, एक Br जाके इसके साथ बना लेगा
C6H5Br। एक Br इसके साथ जाएगा, एक Ag और एक Br मिलके ये AgBr बना ले, जो बैठ जाएगा नीचे, बचेगा 2 COO, तो इसे बोलते हैं CO2, ये निकल जाएगी गैस के रूप पर। हाँ ठीक है, आपकी रिएक्शन कुछ नहीं होगी, वो आप जानो। ठीक है, तो बस फर्क क्या है, यहां पर कोई अगर एल्केन यूज करोगे तो यहां हेलो एल्केन बनेगा, आप यहां पर अगर बेंजीन यूज करोगे तो यहां हेलो एरीन बनेगा। फर्क समझ में आया? अगर यहां पर हम CH3 यूज करते एल्केन वाला, अगर यहाँ एल्केन वाला यूज करते तो यहां पर एल्केन वाला बनता, अगर मैंने यहाँ बेंजीन वाला यूज किया है तो यहां पर मेरा बेंजीन वाला बना। फर्क दोनों में इतना ही है। ठीक, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगली है औद्योगिक निर्माण विधि। क्या है? औद्योगिक निर्माण विधि। इसकी लिखा है बेंजीन, देखो लिखा है बेंजीन वाष्प, मतलब आपको बेंजीन वाष्प लेनी है। और क्या लेना है? वायु लेनी है, CO2 लेनी है, और क्या लेनी है? हाइड्रोजन क्लोराइड लेनी है। जो बोला था उन्होंने ले लिया, मैंने तो कुछ नहीं लिया क्या? अरे भैया जो बोला था ले लिया ना। बेंजीन की वाष्प लेनी है, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब वायु लेनी है। अच्छा वायु लेनी है क्या? O2, वायु लेनी है, O2 ले लिया, साथ में हाइड्रोजन क्लोराइड ले लिया, और उसे CuCl2 या FeCl3 कुछ भी बोल सकते हो, CuCl2 ले लो या FeCl3 की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करने पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त होती है। इस प्रक्रम को रॉसिग प्रक्रम कहते हैं। अब कैसे बनेगी देखो जरा, देखो तो आप अपना बना लो, जो बनाना है, जो बनाना है बना लो। बन गया? जो बना था बना दिया। बन गया ना? आगे बढ़े। वायु ले ली, हाइड्रोजन क्लोराइड ले ली, बना लिया। अच्छा सर जहां लगाएंगे वहां से एक H निकलेगा, एक ये वाला H हो गया और O हो गया, मतलब एकदम पक्का हो गया कि सर साथ में H2 निकलेगा। तो कुछ चीजें पक्का करनी पड़ती है कि सर यहां लगाओगे ना तो यहां एक H निकलेगा, ये H और ये H तो है 2H, तो 2H और 2 ऑक्सीजन H2O बना लेंगे। अब इसको बैलेंस करना है, तो आप बोलोगे सर बैलेंस के लिए एक बात देखिए जरा, बैलेंस के लिए एक बात देखिए, यहां ऑक्सीजन कितने हैं? 2, पहले यहां पर 2 लगा लीजिए। हाइड्रोजन के कितने हो गए? 4, तो आप यहां पर कितने लगा लीजिए? 4 लगवा दें, क्या कहते हो? हाइड्रोजन कितने हो गए? 4 हो गए ना, 4 हो गए ना, तो 2 यहां लगा लेते हैं, 2 यहां लगा लेते हैं, 2 यहां लगा लेते हैं। ठीक, अब देखो जरा बैलेंस, बैलेंस देखो, बैलेंस 2 यहां लगा लिया तो 2 वाले हो गए, 2 क्लोरीन के हो गए, क्योंकि भाई देखो एक बार फिर देखो, ऑक्सीजन के 2 करने थे ना, पूरी रिएक्शन देखो जरा, ऑक्सीजन के 2 हैं, ऑक्सीजन के वहां 2 कर दिए, सिंपल सी बात हो गई। अब बात आती है कि सर अब सबको बैलेंस करना है, तो पहले मैं क्लोरीन के पास गया, देखा, मैंने देखा कि अगर मैं यहां पर 4 कर देता हूं तो फिर मुझे यहां 4 करना पड़ेगा, 4 क्लोरीन के करने हैं, फिर यहां पर भी 4 करना पड़ेगा, तो वो करने से अच्छा है मैंने यहां 2 ऑक्सीजन कर दिया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अगर मैं यहां पर 2 Cl लगा देता हूं, 2 HCl में अगर मैं 2 Cl कर दूं तो यहां पर इसकी 2 मात्रा करनी पड़ेगी और इसकी 2 मात्रा करनी पड़ेगी। एकदम बात फिक्स है सर, 2 मात्रा इसकी करनी पड़ेगी, 2 मात्रा इसकी करनी पड़ेगी। अब जरा समझा दीजिए। अच्छा सर एक बात देखिए, बहुत है, इसको जरा एक डिफरेंट टाइप से देखिए तो समझ में आएगा। मैंने कहा ये क्या है, तो आपने कहा सर ये है C6H6, ये हमारी O2 है, ये हमारी 2 HCl है, ये हमारी HCl है, इसकी उपस्थिति करानी थी उसकी उपस्थिति करा ली CuCl2 की। ये मैंने बना लिया C6H5Cl क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन का फार्मूला होता है C6H5Cl, फिर साथ में मैंने H2O बना लिया। अब बैलेंस की बारी है सर, की बारी है, बैलेंस की बारी है। आपने कहा सर 2 ऑक्सीजन यहाँ है, आपने 2 यहाँ लगा लिया, ऑक्सीजन बैलेंस हो। आपने कहा सर यहाँ पर अगर मान लो 2 लगाएंगे, अगर 2 दूनी 4, हाइड्रोजन अगर यहाँ 4 करेंगे तो क्लोरीन की 4 हो जाएंगे, फिर यहाँ लगाना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ 2 लगा लूं तो क्लोरीन के 2 हो गए, और फिर मैं यहाँ लगा दूं तो क्लोरीन के फिर 2 हो गए। अब C6H5 के 2 हो गए, अगर मैं यहाँ लगा लूं तो क्या हाइड्रोजन बैलेंस हो गया? सबको मैंने बैलेंस कर लिया। मैंने यहाँ पर लगाया तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। जब मैंने यहाँ 2 लगाया तो क्लोरीन के यहाँ 2 हुए थे, तो इधर जैसे ही 2 लगाया तो क्लोरीन के इधर 2 हो गए, तो क्लोरीन भी बैलेंस हो गई। फिर मैंने C6
और कार्बन को देखा तो यहाँ C6 के 2 लोग, तो यहाँ पर भी C6 के 2 लोग होने चाहिए। तो कार्बन के अगर 12 लोग तो इधर भी कार्बन के 12 लोग, तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, तो कार्बन भी बैलेंस कर लिया। तो क्या हाइड्रोजन संतुलित है? अच्छा सर देख लेते हैं। आपको बैलेंस कर लिया तो हाइड्रोजन तो संतुलित हो जाना चाहिए। 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, मतलब हो गए 14 लोग। इधर 6 दूनी 12 और ये 2 लोग मिलके हो गए 14 लोग, मतलब सर रिएक्शन बैलेंस है पूरी। ठीक, तो ये होता है प्रोसेस। क्लियर? क्लियर हो गई बात? क्लियर है ना? तो फिर यहीं तक आज चर्चा रखते हैं। कल आया जाएगा तो फिर इसके आगे की चर्चा की जाएगी आपसे। ठीक है, बनाने की विधियां हो गई हैं। कल आएंगे तो भौतिक गुणों की बात करेंगे और उनके रासायनिक गुणों की बात करेंगे। तो कल एक क्लास में मुलाकात होगी। आज की क्लास कैसी रही एक बार 3HCl से होगा सर? नहीं होगा, 3HCl से नहीं होगा, आप करके देख लीजिए। ठीक है, जिसको लगता है सर 3 से कर लेंगे, करके देख लीजिए। आप हाइड्रोजन बैलेंस नहीं कर पाओगे, हाइड्रोजन के 3 हो जाएंगे तो कैसे बैलेंस करोगे? हमने कहा था ना बैलेंस के लिए हमेशा सम संख्या चुनना, विषम संख्या कभी मत चुनना। सुना ना? बैलेंस के लिए हमेशा सम संख्या चुनी जाती है। जो भी परमाणु हो सम संख्या में हो। अगर आप बैलेंस कर रहे हो, 1 हो चल जाएगा, और किसी के सामने आप 3 से गुना तब करोगे जब वो खुद सम संख्या, 3 तरह का ना हो थोड़ा ना कर दोगे। अगर O2 लिखा है तो उसके सामने 3 से गुना मारोगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो सम ही तो रहेगा। तो विषम संख्या से नहीं हो सकता, सम ही संख्या रहनी चाहिए। समझ में आई बात? क्लियर? तो आज क्लास फिर यहीं तक रखते हैं। कल आएंगे तो भौतिक गुण की बात करेंगे, रासायनिक गुण की बात करेंगे। हम आपसे चर्चा कर रहे हैं कि मुश्किल से आप मानिए 3 लेक्चर, बहुत ज्यादा 3 लेक्चर लगेगा, 3 लेक्चर में पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो फिर कल क्लास मुलाकात करेंगे। रिवीजन करते रहिए। आज के बारे में जितनी चर्चा आपसे हुई है, पहली चर्चा हुई है कि आपको फार्मूले याद होने चाहिए। दूसरी चर्चा आपसे हुई कि आपको पता होना चाहिए कि इसकी क्रिया अगर इससे कराएंगे तो ये बनेगा, जो बनेगा उसका फार्मूला पता हो, और जिससे रिएक्शन करवा रहे हैं सबके फार्मूले आपको पता होने चाहिए। फिर लास्ट टर्म आता है आपको रिएक्शन को बैलेंस करना। बैलेंस कब होगी? जब आपको पता होगा कि ये बनेगा। जब बनने वाला पता हो जाएगा ना, तो साथ में जो चुटुर पुटुर कहते हैं ना, चुटुर पुटुर जो निकलने वाले होंगे वो निकल जाएंगे। H वाला OH के साथ H तो निकाल लिया, H वाला Cl के साथ HCl निकाल लिया, Na वाला Cl के साथ NaCl निकाल लिया। तो छोटी छोटी चीजें निकल जाएंगी। ठीक, कुछ चीजें तो आपको याद करनी पड़ेगी, हर चीज समझी नहीं जा सकती। ठीक है, कल क्लास मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, लव यू ऑल, जय हिंद।